सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपनी सक्सेस के लिए कौन कौन सी सुपर नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। डिज्नी की एक एलीट्स को एक्सपोज किया था उस ब्राज़ीलियन मॉडल ने कि ये जो एलीट्स हैं ये ह्यूमन फ्लैश सर्व कर रहे हैं प्लेट में और ये मुझे कह रहे हैं कि खाओ। कियारा एडवाणी पे उनके एक फैन ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा पे काला जादू करके उनसे शादी की। जब वो रीलोकेट हुई, परिंदे क्यों मरे पड़े उनको मिले थे उनके बालकनी वाली साइड पे। अजय देवगन ने भी एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था कि जब वो इंडस्ट्री में स्टार्ट में आए थे तो तब बहुत ब्लैक मैजिक होता था। सेट पे देखा था एक एम्प्टी चेयर उनके साथ पड़ी हुई थी और वो गोविंदा बड़ा इंटेंस तरीके से उस एम्प्टी चेयर की तरफ देखकर बात कर रहा था। गोविंदा अपनी मरी हुई माँ से सेट पर बात करते। गोविंदा इस तरह करके बैठे, उन्होंने कहा यार इसे कह के ये चले जाए। तो पीआर मैनेजर ने देखा, कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। शाहरुख खान को तो किसी ब्लैक मैजिक की कहते जरूरत ही नहीं। स्टेज पे जब आता था तो स्टेज पे आके वो फेंट होता था। पहले लोग कहते थे कि जब ये फेंट होकर उठता था ना तो ये वो नहीं था। कहते ही हैं कि उनके ऊपर करवाने वाली प्रियंका थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की सक्सेस स्टोरीज और उनकी लव स्टोरीज सुनकर आप कई मर्तबा इंस्पायर होते होंगे, लेकिन इन स्टोरीज के पीछे काले जादू का कितना बड़ा हाथ है ये आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैन ने कियारा एडवाणी पर काला जादू का इल्जाम क्यों लगाया? नरगिस फखरी को ख्वाब में शयातीन और जिन्नात क्यों दिखाई देते थे? क्या फैंस ने गोविंदा को सेट पर आत्माओं से बातें करते देखा है? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपर नेचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इरज, लास्ट एपिसोड में आपने हमें कश्मीर की हॉन्टेड स्टोरी सुनाई, बहुत स्पाइन चिलिंग थी। इस पॉडकास्ट में ना मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि बातें बहुत सारी सुनी जाती है कि सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपनी सक्सेस के लिए और अपने रिलेशनशिप्स के लिए बहुत सारी सुपरस्टिशंस में भी बिलीव करते हैं। ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल होता है और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों को बहुत मद्देनजर रखते हैं। मुझे बताया कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपनी सक्सेस के लिए कौन कौन सी सुपर नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपने टॉपिक चूज़ किया आज के पॉडकास्ट के लिए, ये बड़ा ही ग्रैंड टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स सुन रहे होते हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो हैं वो निकाल रहे होते हैं, डिग आउट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि जो मर्डर था सुशांत सिंह राजपूत का, इट वाज अ मर्डर, ठीक है। तो उसके बाद जिस बंदे के पास करोड़ों रुपया पड़ा हो अकाउंट में तो वो क्यों सुसाइड की तरफ जाएगा? और मेरे ख्याल से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से 1 या 2 हफ्ते पहले उसकी जो मैनेजर थी दिशा, तो शी वॉज फाउंड नेकेड लाइंग ऑन द रोड। लोग कहते हैं कि उसने बालकनी से छलांग मारकर खुदकुशी की थी। और ये भी कहना है कि कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो उनकी गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, वो कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के अंदर मुलव्वस थी और सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो बहुत ग्रैंड लेवल पे जाके जो आपकी हिडन डार्क रियलिटीज़ होती हैं बॉलीवुड की उसको एक्सपोज करने लगे थे। इसके साथ साथ आपका बहुत ही इनफेमस कंगना रनौत का जो इशू आया था, स्कैंडल आया था अध्यान सुमन, शेखर सुमन के बेटे के साथ, कि शेखर सुमन के बेटे ने उनको कंगना रनौत को एक्यूज़ किया था कि शी वॉज इनटू ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस। और ये भी कहा गया था कि कंगना एक्चुअली यूज्ड टू मिक्स हर इम्प्योर ब्लड इन हिज फूड। इम्प्योर ब्लड उसके फूड में मिक्स करके अध्यान सुमन को खिलाती थी और अध्यान कमरे में भी बंद कर दिया कमरे में भी बंद कर दिया था। और अध्यान सुमन कहता था कि जब भी हमारी लड़ाई होती थी तो ही वॉज द वन हु वॉज बीइंग फिजिकली अब्यूज्ड। और कहता जब मैं रिटेलिएट करने के लिए हाथ भी उठाने की कोशिश करता था तो मेरा हाथ नहीं उठता था। और कंगना फोर्स करती थी कि तुम ये मंत्र पढ़ो। और तीसरा ये कि आपकी ये जो सेड और क्यारा हैं, तो क्यारा के ऊपर भी ये एलिगेशन है कि करण जौहर कॉफ़ी विद करण में करण ने कहा था कि क्यारा जो थी वो अपने हाथों से सिद्धार्थ के लिए खाना खिलाती थी। बहुत रोमांटिक, सुनने वालों के लिए रोमांटिक है, लेकिन बिहाइंड द लेंस आपके एरिया में आपकी वो पूरा का पूरा सर्कल में क्या चल रहा होता है कि डिफरेंट आपके तंत्र मंत्र होते हैं जो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब शाहरुख खान वेव करता है मन्नत के बाहर खड़ा होकर तो उसने यहाँ पर बहुत सारे धागे वगैरह कड़े वगैरह पहने होते हैं। ऐसे ही है। इवन के सलमान खान का फेमस सफ़ायर वाला ब्रेसलेट जो है उसने पहना होता है, हाँ बहुत सालों से पहना हुआ है। वो इसलिए पहना हुआ है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक और इवल आई को रिटेलिएट करता है। वो बाउंस बैक होती है, सारी नेगेटिव और नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो बाउंस बैक होती हैं। इसके साथ साथ आपका एक और इंसिडेंट जो है वो बहुत मशहूर हुआ था गोविंदा का।
गोविंदा को लोगों ने जब सेट पे देखा था, एक एम्प्टी चेयर उनके साथ पड़ी हुई थी और वो गोविंदा बड़ा इंटेंस तरीके से उस एम्प्टी चेयर की तरफ देखकर बात कर रहा था। और जब किसी ने पूछा था ये किससे बात कर रहा है, तो किसी ने बताया था कि गोविंदा की लेट मदर वहाँ पर बैठी हुई हैं और गोविंदा बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस है और उसको चीज़ें नज़र आती हैं और वो शूट रुकवा देता था। जब उसको दिन की रोशनी में भी डर लगता था तो गोविंदा पैकअप करवा देता था। वो कहता था मुझे डर लग रहा है, मेरे आसपास बहुत सारी इस तरह की नेगेटिव एंटिटीज खड़ी हुई हैं, तो ये शूट आप रोक दें। शूट ये बहुत मशहूर गोविंदा वाक्य अपनी मरी हुई माँ से बात करते थे। वो शूट रुकवा के उनके भाई स्पेशल आते थे गोविंदा के और वो इस तरह करके एम्प्टी वो इमेजिनरी कोई बॉडी को इस तरह चेयर पे बिठाते थे और गोविंदा उनके साथ बैठ के और वो बड़ा इंटेंस तरीके से हंस रहे होते थे और बड़ा पैशनेट तरीके से ना बात कर रहे होते थे। तो लोग जो वहाँ पर थे वो काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड हो जाते थे और डर जाते थे कि यार गोविंदा ये क्या मेंटली अपसेट तो नहीं। मैं सुन के हैरान रह गई हूँ। ब्लैक मैजिक है ना, ये बहुत छोटा लफ्ज़ है। ब्लैक मैजिक के अलावा भी और भी बहुत सारे इस तरह के फिनोमेनाज हैं जो आपके ये सेलिब्रिटीज़ और ये फैशन इंडस्ट्री यूज़ करते हैं। ओकल्ट प्रैक्टिसेस कुछ इस तरह के हैं जो यूज़ होते हैं और ये ख़ास तौर पे आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी एक बहुत बड़ी एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की 90s में। इट वाज बाय द नेम ऑफ आइज़ वाइड शट। यस। अच्छा, आइज़ वाइड शट, आप नाम ही सुन लें कि आइज़ वाइड लाइक आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी शट हैं, बंद हैं। उसमें उस बंदे ने एक्सपोज किया था हॉलीवुड की डार्क रियलिटी, आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सीक्रेट सोसाइटी को एक्सपोज किया था उस टाइम पे, आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, आपकी जो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा होता है हॉलीवुड में। ये 3 मेजर की चीज़ें उसने हाईलाइट की थी, स्टैनली क्यूब्रिक जो डायरेक्टर था। और मज़े की बात ये कि फिल्म रिलीज़ होने से आई थिंक 1 हफ्ता या 3 हफ्ते पहले ही वाज पास्ड अवे। यही तो कहते हैं कि डेविल जो अपना सीक्रेट होता है वो किसी को भी रिवील करने नहीं देता। किसी को भी रिवील नहीं करने देता और लोगों ने कहा था कि उनका हार्ट फेल हुआ है, लेकिन इट वाज नॉट हार्ट फेलियर। और ये चीज़ मज़े की बात, जिन लोगों ने ये फिल्म देखी हुई है आइज़ वाइड शट, उसमें एक सीन है जिसमें एक औरत का सोल सेल होता है, बेच देते हैं। यही कहा जाता है कि शैतान को अब अपनी रूह बेच देते हैं। तो बाद में ना जब उस बॉडी को उन्होंने फिल्म में मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट किया तो न्यूज़ हेडलाइन ये थी कि ड्यू टू कोकेन ओवरडोजिंग दैट वुमेन हैड पास्ड अवे। तो इस तरह जो है वो कवर अप किया जाता है। अब तो खैर लबीबा ये वाली चीज़ें जो हैं वो इतनी फैल गई हैं, इतनी आम हो गई हैं कि कोई भी बंदा जो है वो अगर सीधे तरीके से अपना मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा तो वो सुपर नेचुरल फिनोमेना को यूज़ करता है एक मुकाम पे पहुंचने के लिए। बिल्कुल ऐसी ना, जैसे कि मेरा आपको बताऊं, एक मूवी आई थी सेक्टर 36, बहुत फेमस हुई थी विक्रांत की। उसमें दिखाया था कि वो छोटे बच्चों को अब्यूज करता है, उनके बाद उनका गोश्त खाता है, उनको पका के खाता है। तो यही सारे इंसिडेंट्स हम पाकिस्तान में भी सुनते हैं और सुनने में ये बातें आती है कि ये लोग जो होते हैं शैतान के पुजारी होते हैं और शैतान ने इनको ये मैसेज दिया होता है कि मैं तुम्हें पकड़ने नहीं दूंगा, मतलब तुम पकड़े नहीं जाओगे, मैं तुम्हें सेव कर लूंगा। इसी तरह से जब वो विक्रांत को बहुत फोर्स करते हैं कि जेल में डाल देते हैं और उससे उगलवाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है मैं तो छूट जाऊंगा। आपको पता है लाहौर माल रोड पे फ्री मेसन्स की एक बिल्डिंग थी जो अभी भी है वहाँ पर, और वहाँ पर आपकी सीक्रेट सोसाइटीज़ की मीटिंग्स होती थी और एलीट्स वहाँ पर इकट्ठे होते थे और स्विंगर पार्टीज़ होती थी। आप स्विंगर पार्टीज़ का आपको पता ना कि वो कहते किसको हैं, जहाँ पर आप मास्क पहन कर तो जो आपकी बीवियाँ होती थी वो स्वाइप होती थी। ओह माय गॉड, लाइक इस लेवल पे एक काम होता था। और ये बड़ा एक आर्टिकल पब्लिश भी हुआ था इंटरनेट पे। चुन्नी बाबू के नाम से एक बंदा था जो ये पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाता था। और जब ये इस्लामाइजेशन भुट्टो के दौर में, जब ये काफ़ी ज़िया के दौर में, आई थिंक हाँ ज़िया के दौर में, जब ये इस्लामाइजेशन काफ़ी पीक पे गई है तो जो चुन्नी बाबू था जो ये पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करवाता था तो वो भाग गया था ऑस्ट्रेलिया। उसका भागना निकल गया था वो यहाँ से। तो उस टाइम पे ये चीज़ें जब बिल्डअप हो रही होती ना, इवन कि अमिताभ बच्चन के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि जो उनको 1985 में नेशनल अवार्ड मिला था तो वो भी उन्होंने रिचुअल एक किया था, ब्लैक मैजिक किया था।
और ब्लैक मैजिक करके उन्होंने ये अवार्ड जो है वो हासिल किया था। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है आज का पॉडकास्ट होने वाला है। इसे ना 1 बाय 1 मैंने कहा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिद कियारा से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। कियारा एडवाणी पे उनके एक फैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा पे काला जादू करके उनसे शादी की। अक्सर लोग जब इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने उसको कुछ पढ़कर अपने वश में कर लिया और कुछ खाने के ऊपर कुछ फूंक कर दे दिया और उन्होंने जब खा लिया तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह लोग जो हैं वो एक्सपोज कर रहे होते हैं। लेकिन जो आम ऑडियंस है उनको ये चीज़ अभी भी आज के दौर में उनको ये बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ऐसा है हकीकत में किस लेवल पे जाके करती है, बहुत अखीर लेवल पे जाके करती हैं। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, जितनी इंटेंसिटी आप ये जो इंडियंस हैं हमारे जो नेबर्स हैं ये सेलिब्रिटीज़ जितना अपने सेकंड रिलीजन इनका जो है ये एस्ट्रोलॉजी, आपका वास्तु में बहुत बिलीव और है। ये केतु, आपका केतु किधर है, आपका जोहरा किधर है, ये सारी चीज़ें इनमें बहुत यकीन रखते हैं। कियारा ने तो इवन अपना नाम भी चेंज किया ना, आलिया अडवाणी है नाम उनका। आलिया अडवाणी उनका ओरिजिनल नाम था, लेकिन ड्यू टू हर एस्ट्रोलॉजर्स सजेशन उन्होंने अपना नाम के से रख लिया था, कियारा अडवाणी। और कियारा अडवाणी ऑब्वियसली हर इंसान की शख्सियत के ऊपर उसका नाम का भी एक इम्पैक्ट लाजमी होता है। जब आप इस तरह की कल्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन महबूब आपके कदमों में जब आप ये वाला अमल करोगे और खाने पे कुछ पढ़ के फूंक मार कर आप अगले को खिलाओगे, वशीकरण हाँ, तो वो उसको तो फिर आप नज़र आओगे ना। और ऐसा होता है लबीबा, ऐसा हकीकत में होता है। आप किसी के लिए किसी को तसव्वुर करके नियत करके कोई एक कलाम भी पढ़ दो ना तो उसके ज़हन से आप नहीं फिर जाते। कियारा एडवाणी की तो ये वाली बात हो गई। इस तरह से बहुत सारी और सेलिब्रिटीज़ है, फीमेल सेलिब्रिटीज़ पर ना बहुत ज़्यादा एक्यूज़ किया जाता है उनको। जैसे कि नरगिस फ़खरी है, उन्होंने तो स्पेशली कहा कि मुझे ख्वाब में डीमंस आते थे जब मैं एक अपार्टमेंट में सोती थी, ख्वाब में शैतान थे, जिन्नात थे। वो नरगिस फ़खरी के ख्वाब में क्यों आते थे? अच्छा, नरगिस फ़खरी ने अपना करियर बहुत हाई नोट पे स्टार्ट किया, रॉक स्टार। बहुत बड़ी फिल्म थी, इम्तियाज़ अली ने बनाई। और ऑब्वियसली जब आप एज एन इंडिविजुअल आउटसाइडर, बीइंग एन आउटसाइडर, जब आप इंडस्ट्री में आओ और आप आते साथ ही एक सुपर हिट तरीन मूवी दे दो और आपके पीछे कोई बैक ना हो, बैक से मुराद आपके पीछे कोई स्पिरिचुअल बैक ना हो, आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो जो कि आपका हिसार कर सके, आप कैसे फिर इस डार्क इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हो? अब उनका कहना ये था कि जब मैं एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई तो वो जो अपार्टमेंट था वो एक सिमेट्री के पास था। ठीक है, बाकी लोग भी तो रहते होंगे, लेकिन ये ख़ास वाक़या उन्हीं के साथ क्यों पेश आया? सबसे पहली चीज़ जो पिन पॉइंट करती है कि उनके ऊपर जादू था। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। दूसरी चीज़, जब उन्होंने कहा कि मैं अपने ख्वाब में कोई 6 फुट 5 इंच के बंदे को देखती हूँ और वो मुझे बुला रहा होता है और वो कच्चा गोश्त खा रहा होता है और वो मुझे दावत देता है कि तुम भी आके खाओ, तो मेरे खास किस्म के शयातीन कहते हैं ना जो ख्वाबों में आके डराते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी ताबीर बनती है कि उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब की जा रही है ताकि वो आगे फिल्म्स में काम ना कर सकें। और हकीकत ऐसा हुआ, वो गायब हो गई हैं। नरगिस फ़खरी ने नहीं दी उसके बाद से कोई उन्होंने फिल्म नहीं की, कोई उन्होंने सुपर हिट मूवी नहीं दी। इवन के बहुत सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उनको अप्रोच किया कि आप आके हमारे साथ ये वाली फिल्म कर लें, ये वाला प्रोजेक्ट कर लें, लेकिन ऑल शी हैड टू से वाज नो। और मज़े की बात ये कि अच्छा चलें मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि उनका अपार्टमेंट सिमेट्री के पास था तो इसलिए उनको ये ख्वाब आते थे, लेकिन जब वो रीलोकेट हुई, दिल्ली गई, यस ऑब्वियसली, तो परिंदे क्यों मरे पड़े उनको मिले थे उनके बालकनी वाली साइड पे। ऐसा भी हुआ था? ऐसा भी हुआ था। ये आर्टिकल है पूरा और ये उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं रीलोकेट हुई और मैं दिल्ली जाके शिफ्ट हुई तो जब मैंने जैसे ही पर्दा आगे किया तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स वहाँ पर मरे पड़े हुए थे। कहते हैं ना कि एक तो जादू होता है जो किसी को खिला पिला के किया जाता है, एक जादू होता है जो तसव्वुर में किया जाता है, और एक होता है जो ब्लड पे होता है, इंसान के या जानवर के। लबीबा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब इंसान के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई असर होता है या उसके घर में कोई असर होता है, तो परिंदे जो हैं वो
उनका जो असर होते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो होते हैं, वो वो अपने खुद पे ऊपर ले ले लेते लेते हैं। हैं। और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि परिंदों को जब ऑटोप्सी की जाती है उनकी, तो ये कहा जाता है कि उनका हार्ट फेल हो गया, हार्ट फट गया, हार्ट फट गया। तो ये इंडिकेट करता है कि इवन जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं रीलोकेट करती हूँ और मैं किसी और जगह पे जाके शिफ्ट हो जाती हूँ, परिंदे तो वहाँ पे भी मरे होते हैं, फिर उनको आवाज़ें वगैरह आना, स्मेल आना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि उनके ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे थे, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से मूव आउट कर जाती हूँ। अच्छा, ये ना इरज, आपने भी बिल्कुल सही बात की कि जो नरगिस फ़खरी ने, क्योंकि स्टार्ट ही अपनी बड़ी सुपर हिट मूवी से किया था, रॉकस्टार से, तो जो स्टार्टिंग के करियर के साल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें कि अजय देवगन ने भी एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था कि जब वो इंडस्ट्री में स्टार्ट में आए थे, तो तब बहुत ब्लैक मैजिक होता था, सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स में होते थे और हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस उनके साथ होते थे। ये उन्होंने जो शैतान मूवी थी ना उनकी, उसकी लॉन्च पे ये बात की थी उन्होंने। लबीबा, ऐसा हकीकत में होता है, और ख़ाली बॉलीवुड में नहीं होता, यहाँ पर भी होता है, और इंटरनेशनल तो बहुत ज़्यादा होता है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी आपके टिकटॉक पे, एक ब्राज़ीलियन मॉडल थी जो बाहर निकल कर, आपके ऑब्वियसली एक ट्रेंड होता है ना, पापराज़ीज़ आपको फॉलो कर रहे होते हैं, पैप्स ऐसे ही आपकी है। पिक्चर्स वगैरह ले रहे होते हैं। तो वो बाहर जब आई ना एक ग्रैंड हॉल से भाग के, तो वो ब्लड में थी, और वो चीख चीख के अपनी ज़बान में ये कह रही थी कि ये लोग जो हैं डिज़नी कितना बड़ा नाम है, और एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने डिज़नी की एक एलीट्स को एक्सपोज किया था उस ब्राज़ीलियन मॉडल ने, कि ये जो एलीट्स हैं ये ह्यूमन फ्लैश सर्व कर रहे हैं प्लेट में, और ये मुझे कह रहे हैं कि खाओ। ओ, ये रिचुअल कहा जाता है, सैटेनिक रिचुअल होती है। सैटेनिक रिचुअल। और लबीबा, उसके बाद से वो जो ब्राज़ीलियन मॉडल थी ना, वो नज़र नहीं आई कहीं पे, और किसी को पता ही नहीं वो गई किधर है। अच्छा, ये ना गायब होने की बात आपने की, माइकल जैक्सन के बारे में भी कहा जाता है। 2-3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है माइकल जैक्सन के बारे में। एक कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी थी जिसके राज एक्सपोज करने जा रहे थे, कि वो इल्यूमिनाटी है और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, सैटेनिक सॉन्ग्स बनाती है। या तो उनको इस बात का डर था कि उन्हें मार दिया जाएगा, या उनको डेवल से मुआयदा करने का कहा जा रहा था कि माइकल जैक्सन अपनी सोल बेचे, इसीलिए वो किसी गुमनाम नाम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, माइकल जैक्सन का एक गाना है, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, उसमें वो जो बात कर रहे हैं ना, जो लिरिक्स हैं, तो वो बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं एलीट्स को, कि जो एलीट्स हैं, जो ये सारा ग्लोबलाइजेशन और ये सैटेनिक एक ओकल्ट या प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं अपनी पावर हासिल करने के लिए, दुनिया को डोमिनेट करने के लिए, तो वो हमारी परवाह नहीं करते। उसने अपने गाने में ये एक्सपोज किया है कि दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, और कहा ये भी जाता है कि माइकल जैक्सन जो हैं वो उनको आई थिंक डिफरेंट डोजेस दे के और सेड्यूस करके, और उनको साइड पे जो है किसी आइसोलेटेड विला में रखा हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, और कुछ मीडिया जर्नलिस्ट ने ये चीज़ें एक्सपोज करने की भी कोशिश की ओवर द पास्ट 10 to 15 ईयर्स, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने फेस नहीं देखा उनकी डेथ पे, क्योंकि ऑब्वियसली एक वो कॉफिन आया था और कहते थे कि कॉफिन के अंदर ही वो हैं, तो कॉफिन के अंदर बहुत अगर फैंस ने भी तो ये क्लेम किया कि उन्होंने माइकल जैक्सन को जिंदा देखा है, तो वो उनको चुप करा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि अभी वो जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो जिस लेवल पे जाके अपने गानों के थ्रू, मीडिया के थ्रू वो इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहे थे, और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा था चाइल्ड मोलेस्टेशन का। वो लगाया गया था, वो इनोसेंट थे, वो लगाया गया था। उसने कहा था कि यार जो बच्चे हैं वो खुदा की एक रहमत हैं, बिल्कुल ऐसे फूल जैसे होते हैं, मैं इतना गंदा काम करने के लिए सोच सकता हूँ ऐसा। और जो सैटेनिक कल्ट्स होते हैं वो बच्चों को सबसे ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, और बहुत सारी इस तरह के, कर्ट कोबेन था बहुत मशहूर सिंगर आपका अमेरिका का उस टाइम पे, उसको चीज़ें नज़र आती थी, और उसने शॉटगन यहाँ पर रख कर अपनी जान ले ली थी, सुसाइड कर लिया था उसने, और उसने उस नोट में लिखा हुआ था कि टेल मार्ट दैट यू विल बी हैप्पी नाउ। मार्ट कौन था? मार्ट वो चीज़ थी जो उसको नज़र आती थी और उसको कन्विंस करती थी कि भाई जान ले लो अपनी। उसने यहाँ पर शॉटगन रखी और उसने फायर किया और ही वॉज डेड। और वो स्टेज पे जब आता था तो स्टेज पे आके वो फेंट होता था पहले,
फिर जब वो उठता था लोग कहते थे कि जब ये फेंट होकर उठता था ना तो ये वो नहीं था। तो आपकी जो सीक्रेट सोसाइटीज थी और आपका ये पूरा जो सिस्टम था सैटेनिक और ओकल्ट प्रैक्टिसेस का, ये सारा उन लोगों को टारगेट करता है जो एक पाथ पर चल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रेप्टेलियंस यहाँ पर हैं, जो इंसानों शेप शिफ्टर्स, जो इंसानों के ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं रूप में हैं। और उनको जो एक थियोरी में पढ़ रहा था, पुराने ज़माने में यूके में आपकी बहुत बड़ी बेल्स लगी होती थी, और जब वो बेल्स बजती थी ना तो रेप्टेलियंस को उलझन होती थी इन बेल्स से। अब वो सारी बेल्स उतर गई हैं, वो बेल्स गई किधर? वो है ही नहीं बेल्स कहीं पे इस तरह की, वो सारी उतरवा दी गई। कोई ना कोई तो मिस्ट्री है इन चीज़ों के पीछे है। और आपका ये जो कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट है डेविड आइक के नाम से, डेविड आइक कहते हैं कि आपके बहुत सारे इस तरह के अननोन स्पीशीज़ हैं जो कि अमंग अस रह रही हैं, और वो इस तरह की पावर्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ला कर देती हैं। और जब आपका एक ना एक आधा जो है वो जब कम्युनिटी जब मिलती है, अब इसमें बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी शामिल होते हैं इस कम्युनिटी में। आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनका डार्क हिडन ट्रूथ भी ये होता है कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी शामिल होते हैं, लेकिन उनके ऊपर हाथ कोई नहीं डाल सकता क्योंकि ऑब्वियसली पीछे से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है। और यही चीज़ सुशांत सिंह राजपूत एक्सपोज करने लगा था, और उसको चुप करा दिया गया। मज़े की बात रिया चक्रवर्ती का केस अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। नहीं हुआ, वो होना भी नहीं है क्योंकि पीछे पावर है, पीछे डार्क एंटिटीज़ हैं, पीछे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि रिया चक्रवर्ती को कुछ भी नहीं हो सकता, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका जो होना था वो आज यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटीज अपने आप को सिर्फ उतना ही एक्सपोज करती है जितना वो चाहती है एक्सपोज करना, जितना वो चाहती हैं। असल में हो बहुत कुछ रहा है, ये तैयारी है एक ग्रैंड लेवल पे, ग्रैंड स्केल पे, ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। आपका मज़े की बात ये कि जो ये मैसेकर्स होते हैं, आपका कीनिया में जो बच्चे शहीद होते हैं, या अफ्रीका में बच्चे शहीद होते हैं, फ़लस्तीन में जो लोग मारे जाते हैं, ये सारा का सारा जो खून खराबा है, ब्लड शेड है, ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है शैतान के लिए। ये करके ही उनको ताकत मिलती है जो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। जॉर्ज बुश का एक इंटरव्यू है यूट्यूब पे, जिसका वो पार्ट थे स्कल एंड बोन्स, वो भी एक सीक्रेट सोसाइटी है। अब जब होस्ट उनसे पूछता है जॉर्ज बुश से कि व्हाट इज़ इट अबाउट, तो वो इस तरह करके ना पहले उनकी स्माइल होती है उनके फेस पे, और स्माइल फेड होती है, और वो इस तरह करके देखते हैं, घूरते हैं, कैमरा मैन जूम इन करता है उनकी आइज़ की तरफ, और वो फिर ठीक 5-6 सेकंड के पॉज के बाद वो कहते हैं कि इट इज़ सो सीक्रेटिव दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट ऑन टीवी। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये होती हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं एक सेट पे था लाइव, मैं बना नहीं रहा, कुछ भी नहीं बना रहा। एक सुपर मॉडल है हमारी पाकिस्तान की, बहुत मशहूर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो उनकी ना डायरेक्टर के साथ थोड़ी बहुत अनबन रहती थी। अब हम सारे एक ही रूम में बैठते थे, तो जब मैं रूम में एंटर हुआ ना, तो थी वो बहुत मॉडर्न। जब मैं रूम में एंटर हुआ तो उन्होंने स्कार्फ लिया है और वो किसी से ना टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करी थी। जब मेरी नज़र पड़ी ना तो ऊपर नाम था पीर जी। तो उन्होंने जैसे ही वो मोबाइल साइड पे रखा है और पढ़ाई अपनी स्टार्ट की ना, अगले ही दिन उसी सेम डायरेक्टर ने उनको एक और प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया। ये हुआ था। तो ये लोग करते हैं, लोग रूहानियत का इस्तेमाल करते हैं। लोग रूहानियत का इस्तेमाल कैसे करते हैं? लोग गलत तरीके से भी उन चीज़ों को हासिल करते हैं, लोग नूरानी तरीके से भी उन चीज़ों को हासिल करते हैं। ये होता है और ये भाड़ा है। जितने ये लोग जो आजकल कहते हैं ना कि नहीं 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 ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ें करती हैं एग्जिस्ट। हमारा कुरान ये कहता है, इवन के गीता ये कहती है, बिल्कुल ऐसे ही। और आप जितने भी ये गोविंदा का इशू, शाहरुख खान का एक बहुत मशहूर इंसिडेंट है। अगर हम सोचे तो शाहरुख खान को तो किसी ब्लैक मैजिक की कहते ज़रूरत ही नहीं। उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसको। ओह यस। मैं शुरू में जैसे मैंने मेंशन किया कि जब वो वेव करता है तो उसने अब आकर यहाँ पर अपने राइट हैंड में
बहुत सारे धागे, कड़े, और कुछ एंजल नंबर भी लिखा होता एंजल है। नंबर भी लिखा हुआ है। तो पहले ये ऐसा नहीं था। ये सारा शिफ्ट आप नोट कीजिएगा, ये आया है 2018 के बाद से। उसकी फिल्म्स फ्लॉप होने लग गई थी और बहुत सारे बड़े जो बॉलीवुड एक्टर्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे, प्रोड्यूसर्स थे, इवन के जो आपके क्रिटिक्स थे, वो ये लिख रहे थे कि डेड है, इसका कैरियर ख़त्म हो गया है। यस, बैक टू बैक हाँ, उनकी फिल्म्स हुई थी फ्लॉप। लेकिन उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया, अपना प्रॉपर रूहानी इलाज करवाया। रूहानी इलाज करवा कर वो जब कम बैक के लिए वापस आए, उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट्स दी हैं। पठान, जवान, डंकी, और अभी इनकी जो ये एक नई फिल्म आ रही है किंग, यस, वो भी कहते हैं कि इनकी डिफरेंट है फिल्म। लाइक जो उन्होंने पास्ट 20 से 25 सालों में किया है, तो ये कुछ डिफरेंट है। तो ये कमबैक जो हुआ और उन्होंने पूरा अपना नेगेटिव ऑरा जो क्रिएट हुआ था उनके इर्द गिर्द, वो सारा का सारा क्लियर हुआ। और कहते ही हैं कि उनके ऊपर करवाने वाली प्रियंका थी। प्रियंका चोपड़ा की हाँ तो जी। बहुत रूमर्स थे शाहरुख खान के साथ डेटिंग के हवाले से भी। आपने एक वीडियो बहुत मशहूर हुई है सोशल मीडिया पे कि जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने एक ब्राउन लेदर जैकेट पहनी हुई है। यस, और कहा जा रहा है कि जो प्रियंका ने जैकेट पहनी है वो शाहरुख की जैकेट वो है। शाहरुख की जैकेट थी और वो फैंस ने एक तरफ प्रियंका की पिक्चर लगाई हुई है और दूसरी तरफ शाहरुख की लगाई हुई है। तो शी वॉज वेरी मच इनटू हिम उस टाइम पे, और जो उनके बस में था वो कर रहे थे। अब बैक इन 2004 एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, स्टार गोल्ड पे लगती थी, शाहरुख खान की, द इनर एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान। उसमें एक सीन है जिसमें शाहरुख खान जो है ना रेकी हीलिंग करवा रहे हैं एक डॉक्टर से। लाइक वो बैठे हुए हैं सोफे पे और एक तांत्रिक आया है और वो रेकी हीलिंग कर रहा है। आपका माइंड चाकरा जो है वो क्लियर कर रहा है, थ्रोट चाकरा उनका क्लियर कर रहा है। तो ही इज़ वेरी मच इनटू इट। तो ऑब्वियसली जब कोई थर्ड पार्टी आकर आपका घर ख़राब करे, और घर ख़राब करके शाहरुख खान का जो रुझान है वो गौरी खान से हटकर अगर किसी और इंसान की तरफ हो, क्योंकि गौरी और शाहरुख की लव स्टोरी बहुत फेमस है बहुत बॉलीवुड फेमस में। है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस बात से चलते भी हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश भी की ये चीज़ हटाने की, मतलब ये चीज़ ख़त्म करने की। अब बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे सेलिब्रिटीज़ के जो कैमरे पे आके कहते हैं कि यार ये क्या तुम लगे रहते हो, काला जादू और ये वो वगैरह वगैरह। ये ऊपर से सब दिखावा होता है। आपका अक्षय कुमार जो है, जितना ओकल्ट प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स में अक्षय कुमार है उससे ज़्यादा कोई भी नहीं होगा। और जितना जादू इसके ऊपर होता है अक्षय के ऊपर, उतना मेरा नहीं ख्याल कि किसी और एक्टर के ऊपर होता होगा, क्योंकि अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म जो है फ्लॉप नहीं जाती। वो फ्लॉप जाती है। लेकिन 2007 का जो पीरियड था अक्षय कुमार का, वो उनका बेस्ट पीरियड था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने सारी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए थे 2007 में। और उनकी एक से एक बढ़कर फिल्म, नमस्ते लंदन, भूल भुलैया, ये सारी सुपर हिट गई थी 2007 में। और उसके 2007 के बाद से उनका जो ग्राफ है फिल्म्स का, वो उस लेवल का पिक नहीं हो सका। हालांकि कहते हैं कि सबसे महंगे तरीन एक्टर हैं, लेकिन सबसे फिट, सबसे फिट, हिट, जल्दी उठने वाले, और टाइम पे सोने वाले और टाइम पर उठने वाले, और डिसिप्लिन, बड़ा पार्टीज अच्छा, में नहीं जाते। नहीं उन्होंने जाते। क्लेम किया अक्षय कुमार ने कि मैं पार्टीज में जाता ही नहीं। हाँ, जाता ही नहीं हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना टाइमली सेट्स पे पहुंच रहा है, उसकी फिल्म्स फ्लॉप हो जाएं, एकदम से फिल्म्स फ्लॉप हो जाएं, फिर उसका दिल ना करे अवार्ड फंक्शंस अटेंड करने का, और वो बागी हो जाए, वो कहे कि एक्टिंग छोड़ देनी। हाल ही में एक इंटरव्यू आया है कि वो उन्होंने कहा कि मैंने एक्टिंग छोड़ देनी है, मैंने प्रोडक्शन वाली साइड पर निकल जाना है। तो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, लेकिन कोई खुलेआम इस तरह मीडिया पर आकर क्लेम नहीं करता कि ही इज़ इनटू सच प्रैक्टिसेस। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ना आपने गोविंदा का इंसिडेंट थोड़ा सा स्टार्टिंग में कहा कि मैं शेयर करूंगा, वो उसको लेके बहुत क्यूरियस हो रही हूँ मैं कि गोविंदा अपनी मरी हुई माँ से सेट पर बात करते थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गोविंदा का असल डाउनफॉल तब आया जब वो सेट पे टाइमली नहीं पहुंचता था, और प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूसर्स नहीं समझता था, रिस्पेक्ट नहीं देता था। लेकिन बिहाइंड द सीन उनकी मेंटल कंडीशन जो थी वो ख़राब होती जा रही थी। उनके ऊपर बड़ा शदीद किस्म का काला जादू था गोविंदा के ऊपर। एक कॉमेडियन है, बड़ा
टॉप लेवल पे जा रहा है, आमिर खान को भी काट रहा है, शाहरुख खान को भी काट रहा है, सलमान खान को भी काट रहा है अपने टाइम पे, ऐसे ही है। हिट से हिट फिल्म दे रहा है। और ये डायरेक्टर की जोड़ी बनी थी डेविड धवन और गोविंदा। जो फिल्म डेविड धवन ने बनानी है वो गोविंदा की फिल्म सुपरहिट होनी ही होनी और है। अभी गोविंदा की वाइफ ने भी जो रिसेंट इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मरती थी गोविंदा से शादी के लिए। मरती थी और लोग सड़ते थे कि ये डेविड धवन जो है वो गोविंदा गोविंदा कर रहा होता है। ऐसे तो ही। अचानक से जब चीज़ें एकदम से फ्लिप हों और गोविंदा जो है वो उनको नेगेटिव एंटिटीज़ अपने सेट पे जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएं और वो डर के मारे पैकअप करवा दें। एक इंसिडेंट ये हुआ था कि वो एक शूट पे थे, तो एकदम से उनके ट्रेलर से ना वैनिटी वैन जो होती है उनकी, तो उधर से ना चीखने की आवाज़ें आई। तो उनका पीआर मैनेजर जो है ना वो भाग के गया अंदर। उन्होंने कहा सर हुआ क्या है? तो गोविंदा इस तरह करके बैठे, उन्होंने कहा यार इसे कह के ये चला जाए। तो पीआर मैनेजर ने देखा, कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आप किसको कह रहे हैं कि ये चला जाए? कहता है नहीं यहाँ यहीं पर है, वो जिस तरह गोविंदा अपनी हाँ स्टाइल में कहता है। तो उसने कहा कि यार वो सामने तो खड़ा है, उसे कहा यार जाए। ओह माय तो गॉड। पीआर मैनेजर डर गया। पीआर मैनेजर बाहर आया तो उसने आके डायरेक्टर को कहा कि उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ही इज़ मेंटली नॉट वेल। उसके बाद जब कुछ दिन बाद वो शूट रीस्टार्ट हुआ और वो सेट पे आए, तो लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने ना यहाँ पर धागे और कुछ 3 डॉट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर बनाए हुए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और ब्लैक सन ग्लासेस लगा कर आए बैठे हैं, और एक खाली चेयर उनके साथ लाकर उनके भाई ने रख दी। खाली चेयर जब लाकर रखी तो गोविंदा इस तरह सन ग्लासेस ब्लैक कलर की पहनकर इस तरह बात कर रहे हैं कि हाँ यूँ। तो लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार ये एम्प्टी चेयर से क्या बात कर रहा। तो उनके भाई ने कहा कि ये हमारी माँ जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी जो रूह है वो इनके पास आती है और ये देख सकते हैं उनको। अब आप ये देखें कि किस लेवल पे एक बंदा इतने बड़े मुकाम पे हो अपने टाइम का, आज वो किधर है? वो गोविंदा, क्या टाइमिंग थी उस बंदे की, क्या फिल्म्स थी, एक्सप्रेशंस थे, कॉमिक टाइमिंग, डांस, एक्टिंग, हर चीज़ टॉप पे थी। अच्छा इरज, उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि एक तो होता है कि अगर कोई एंटिटी पोजेस कर ले या कोई एंटिटी आपके पीछे लग जाए, तो कभी कभी होता है कि ब्लैक मैजिक के थ्रू वो एंटिटी नहीं आई होती, लेकिन वो फिर भी आपको तबाह कर देती है। परवीन बाबी के साथ यही हुआ है। रियली? परवीन बाबी अपने आई थिंक वो कहते डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो उनको हेलुसिनेशंस और स्किज़ोफ्रेनिक हो गई थी वो, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक अमल किया था, काला इल्म, अपने लवर को हासिल करने के लिए। महेश भाट के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक अफेयर आया था परवीन बाबी का। महेश भट्ट ने भी तो क्लेम किया ना कि बॉलीवुड में बहुत ब्लैक मैजिक है। बहुत ब्लैक मैजिक होता है, और वो ठीक कहते हैं, ब्लैक मैजिक तो अंत का होता है। और परवीन बाबी ने जब महेश भाट को कैप्चर करने के लिए अपनी तरफ माइल करने के लिए जब इस तरह की कुछ ओकल्ट प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दी, वो उल्टा हो गया था अमल उनका। महेश भाट तो दूर हो गए, मीडिया को तो ये नज़र आता है कि महेश भाट ने छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, ये हो गया। महेश भाट ने ब्रेकअप नहीं किया था, महेश भाट ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे पीछे हट उनको गए। नहीं पता था कि परवीन बाबी पे जादू पलट गया जो वो अमल कर रही थी एक महेश भाट को अपनी तरफ माइल करने के लिए, वो उल्टा हो गया था। और वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ थी, उन्होंने उनका घर, उनकी बॉडी पोजेस कर ली थी। उनकी आपने डेड बॉडी की तस्वीर देखी है परवीन बाबी की? देखी है? नहीं देखी? उनकी आप एक बार शक्ल देखिएगा, जैसे आपकी ये अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, ये जो कॉन्जरिंग मूवी है उसमें जो ये नेगेटिव एंटिटी नहीं होती, उस तरह का इनका फेस गला हुआ था यहाँ से। पता नहीं कितने दिन से उनकी जो लाश थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी, और जब तक स्मेल बाहर नहीं आई थी उनकी बॉडी पूरी रॉट हो गई थी पड़े पड़े ही। और उनकी मैनेजर उनके साथ एंड तक थी। उनकी मैनेजर कहती थी कि वो अक्सर औकात उठकर बैठ जाती थी और वो कहती थी कि मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी तरह से रणबीर कपूर और कतरीना कैफ के बारे में कहा जाता था कि उनकी फिल्म्स और उनका रिलेशनशिप ईवल आई की वजह से जो है वो ख़राब हो रहा है। हकीकत है, रणबीर का कोई रिलेशनशिप नहीं चलता था उसका, चाहे सावरिया फिल्म उसकी जो आई थी सोनम कपूर के साथ भी उसने कोशिश की, और उसके बाद कैटरीना कैफ, अजब प्रेम की गज़ब कहानी, फिर दीपिका, आखिर में जाके उसको आलिया भट्ट के साथ ही उसका जो जोड़ लिखा हुआ था वो हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो लोग होते हैं ना सेलिब्रिटीज़, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं
कि हमें किस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें किस टाइम पे मूवी अपनी रिलीज़ करनी चाहिए, किस टाइम पे हमें शादी करनी चाहिए। और इवन के कैटरीना और रणवीर की शादी की खबर आ गई थी 2009-10 में, जब ये फिल्म आई है जब प्रेम की गजब कहानी। तो उसके बाद से इनकी वो तो लिव इन में साथ रहना शुरू लिव इन हो भी गए थे ना साथ रहना दोनों। शुरू हो गए थे। और उन्होंने अपना लोग अपार्टमेंट भी क्लींस करवाया था। क्लेंस करवाया था। और वो जो सेज बर्निंग होती है जिसमें आप धुएं से जो है वो पीछे सारा करना स्टार्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ को, तो बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया था कि इनकी शादी की डेट बस अभी आई, दिसंबर 2012 में ये शादी करने लगे, लेकिन नहीं लेकिन हुई। फिर फिल्म फेल, जग्गा जासूस कितनी जगह फ्लॉप हुई। जासूस फेल, कैटरीना कैफ का कैरियर ऑन स्टॉप, ऑन होल्ड। और उसके बाद कोई नामो निशान नहीं। और रणबीर कपूर, इवन के ऋषि कपूर का ये इंटरव्यू है कि आई स्कोल्डेड हिम, मैंने उनको डांटा कि तुम ये किस तरह की फिल्में कर रहे हो। तो रणबीर कपूर का ये जवाब था कि पापा मैं क्या करूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा हुआ है। कहा और है फिर ये। जैसे उनका ब्रेकअप हुआ है तो फिल्म्स भी चलने लगी फिल्म्स रणबीर भी की। चलने लग गई। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली लबीबा, अगेन जब आप इस इंडस्ट्री में हों और आप एक मुकाम पे हों तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो आपके मुंह के ऊपर तो मीठे होंगे, ऐसे लेकिन है। बैक एंड पे वो आपके लिए क्या विश कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, आपको नहीं पता। आप बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं किसी को ना, किसी को जज नहीं आप कर सकते। इसलिए इन लोगों ने अपने साथ किसी ना किसी पंडित को रखा होता है। ये जो कंगना रनौत वाला सीन था, अध्यान सुमन के एस्ट्रोलॉजर ने ही अध्यान को बताया था कि एक पहाड़ी लड़की है जो तुम्हारे खाने में इम्प्योर ब्लड मिक्स करके तुम्हें खिलाती है। कंगना रनावत पहाड़ी है। पहाड़ी है, हिमाचल से है ना वो। ओह। और मज़े की बात ये है कि ये आपको क्लाइमैक्स में एक और दूं, सलमान खान का एक शो आता था 10 का दम, सोनी टीवी पे लगता था। वहाँ पर उसके शो में जब राज 2 रिलीज़ होनी थी तो उनके पंडित भी आए हुए थे अध्यान सुमन के। अध्यान सुमन के पंडित ने कंगना रनौत को देखकर लाइव टेलीविज़न पे ये कहा था तुम पे सांचनी, और बड़े सीरियस तरीके से कहा था। तो ऑडियंस हंसी थी पीछे से, और कंगना रनौत भी ना बड़ा एम्बैरेसिंग तरीके से हंसकर उन्होंने गोल मोल कर दी थी बात। ओह माय गॉड। आप खुद देखें कि एक बंदी है, वो आपको उस रात के 11:30 बजे कॉल करके कह रही है कि पूजा पाठ करनी है, आप मेरी तरफ आ जाओ। और जब एक बंदा आए उस टाइम पर और वो देखे कि कमरा जो है वो पूरा ब्लैक हुआ, ब्लैक कर्टन्स हैं, ब्लैक सोफ़ाज़ हैं, डिफरेंट आइडल्स वगैरह पड़े हुए हैं, एंटिटीज़ वगैरह डिफरेंट शक्लों की जो है स्टैचूज़ उनके पड़े हुए हैं। और 12 बजे ठीक तुम रिचुअल जो है वो स्टार्ट करना है, और रिचुअल करके कुछ हड्डियां हैं वो कब्रिस्तान जाके फेंकनी है। ये सारा अध्यान सुमन के साथ हुआ है। राज 2 एक सुपरहिट फिल्म थी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसमें अध्यान सुमन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, किसी प्रोड्यूसर ने उनके बारे में बात नहीं की। उनका करियर नीचे गया, नहीं की। फ्लॉप गया उनका करियर। सोल रीज़न क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जादू था। और ये भी कहा जाता है कि कंगना रनावत जो है वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को खबरों की जीनत बनाई रखती है। वो तो एक पब्लिसिटी स्टंट होता ना। और उन्होंने ये जब अध्यान सुमन ने उनके ऊपर ये एलिगेशंस वगैरह लगाई थी ब्लैक मैजिक की, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो ऋतिक रोशन के ऊपर भी कंगना रनावत जो हैं वो ब्लैक मैजिक करती हैं, उनके पीछे पड़ी हुई हैं ऋतिक रोशन के। तो अब ऋतिक रोशन की फैमिली खुद स्पिरिचुअली जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी हर फिल्म का नाम जो है राकेश रोशन साहब वो के से स्टार्ट करते हैं, चाहे करण अर्जुन हो, कोई मिल गया हो, कहो ना प्यार है, क्रिश हो, के से नाम स्टार्ट करके। और किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये सजेशन दिया था कि आप अपनी फिल्म्स के नाम ना के से स्टार्ट किया करें, तो आपकी फिल्में सारी हिट होंगी। और हकीकत में हुआ भी ऐसे। उन्होंने उनकी बात मानी, उन्होंने अपनी फिल्म्स के नाम के से रखना स्टार्ट किया, उनकी फिल्म सुपरहिट पे सुपरहिट, सुपरहिट पे सुपरहिट। अब जो फैमिली इतना स्पिरिचुअली और एस्ट्रोलॉजिकली इतना स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड है, तो अगर एक लड़की, पहाड़ी लड़की कंगना रनावत जैसी उनके बेटे के पीछे पड़ेगी, तो क्या ऋतिक रोशन उसके काबू में आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने इस तरह के कुछ इकदामात स्पिरिचुअली किए होंगे कि वो उसकी नेगेटिव एंटिटीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को बैक ऑफ कर देगा। दिव्यंका की आपने बात की कि वो इंटरव्यू देते हुए वो रो पड़ी थी ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते हुए, तो हमें वो चीज़ नज़र आती है जो स्क्रीन पे है। उनकी लाइफ में क्या ऐसा हुआ, उन्होंने क्या चीज़ें जो हैं वो महसूस की, फील की बीइंग द विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक, वो हमें नहीं पता।
क्या शिद्दत थी बहुत उस लॉन्ग चीज़ टर्म की, रिलेशनशिप टूटा उनका। वही ना, क्या शिद्दत थी उस चीज़ की, क्या प्रॉब्लम थी, क्या पेन पॉइंट था उनका कि उनको किस तरह के सिम्टम्स के थ्रू गुजरना पड़ा ब्लैक मैजिक के, कि वो रो पड़ी कैमरे के आगे आके। हमें नहीं पता, हम उनके शूज़ में तो नहीं है ना, बिल्कुल हमें इस तो तरह से बिल्कुल ही। भी आइडिया नहीं है। इसलिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता ना, कि दिलजीत का आजकल बड़ा वो स्कैंडल आया हुआ यस, है कि वो हर उस पे कॉन्सर्ट पे जाके वो इस तरह दिलुमिनाटी के नाम से ना हाँ, और उन्होंने इल्यूमिनाटी का ये साइन बनाया बनाते होता हैं। है। और कुछ तो साइंस को वैसे भी कहा जाता है कि जैसे विक्ट्री का साइन होता है, कहते हैं ये डेविल का साइन है। फिर एक बैफोमेट का साइन होता है जिसको यूं कहते हैं पॉल कि वॉकर, ये सिंगर्स बनाते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस वाला जो एक्टर था, पॉल वॉकर, जो हम्म जिसकी कार क्रैश हो गई थी, तो वो भी एकदम से सडन डेथ थी उसकी। हम्म वो भी एलीट्स को एक्सपोज करने लगा था। उसकी डेथ से पहले, कार क्रैश से पहले, वो भी एलीट्स को एक्सपोज करने लगा था, जो आपके ओकल्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो बच्चों के साथ अब्यूज़ हम्म होता है, जो ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की, आपकी ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह जो है वो बन रही होती है, मास्क डार्क वेब पे जो है वो बिक रही यस। होती है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, वो एक्सपोज करने लगा था पॉल वॉकर। और एक ये भी कहा जाता है ना कि अगर कुछ जो क्रिटिक्स होते हैं वो ये बात करते हैं, कुछ लोग ये बात करते हैं कि स्पेसिफिक जो स्टार्स है या स्पेसिफिक सेलिब्रिटीज़ है, सिर्फ काला जादू का इन्हीं पे होता है। तो एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्लेम किया था कि वो सेलिब्रिटीज़ जो सीक्रेट सोसाइटीज़ का हिस्सा है, उन पर ब्लैक मैजिक कोई असर नहीं करता। हाँ, नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी, देखिए उनको ऑलरेडी वो चीज़ मिल रही है हम्म जो वो हासिल करना चाहते हैं, विच इज़ पावर, हम्म फेम, कंट्रोल। तो उनके ऊपर क्यों कोई असर होगा? वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े पैक्ट में हैं, पैक्ट के अंदर आए हुए हैं, तो कोई चीज़ उनके ऊपर नेगेटिव क्यों असर करेगी? अभी जो श्रुति हसन है, उनसे उनके ऊपर किसी भी ने इल्ज़ाम है। कि वो इल्यूमिनाटी का पार्ट है, तो पहले उन्होंने बड़ी सार्केस्टिक सी स्माइल दी, फिर उन्होंने कहा अगर बड़ा घर है, इतना पैसा है, तो फिर इल्यूमिनाटी हो सकते हैं आप। यानी सेलिब्रिटीज़ को ये पता है कि जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, वो इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का पार्ट हो सकते अच्छा, हैं। ये ना कॉमन ट्रेट्स हैं। अगर हम्म किसी के पास ना बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, फेम है, प्राइवेट जेट है, तो लोग ना फ़ौरन से पहले ना इसके ऊपर जंप कर लेते हैं कि ये इल्यूमिनाटी का पार्ट है। ऐसे ही है। खाली ये चीज़ें नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द लेंस चल रही होती हैं, और जो लोग इसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, या तो मीडिया, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो कि खुद इस कंट्रोल में होता है, वो उनको या तो पागल डिक्लेयर कर देता है, या ऐसे फिर ही वो है। इस तरह कह देता है कि ये जो है, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, हम्म तो वो फेक थी, और वो बंदा पहले, एक दिन पहले हम्म कुछ और बोल रहा होता है, दूसरे दिन आके टीवी पे वो कह रहा था कि नहीं, आप लोगों ने मेरी स्टेटमेंट जो है वो मिस रीड की है। हम्म ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोई तो एंटिटी है, कोई तो इस तरह का कल्ट है, जो आपका एक मेन स्ट्रीम मीडिया को, ग्लोबल मीडिया को जो है वो हैंडल कर रहा है। और ये भी तो बात है ना कि कुछ स्पेसिफिक लोग और कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज हैं जो पूरी दुनिया पे जिनका कंट्रोल है। रॉथस्चाइल्ड, ये रॉथस्चाइल्ड का मैंने भी सुना है कि कोई ये 3 से 4 लोग हैं लीड्स, बड़े टॉप के, और ये बैंकिंग सिस्टम जो है इनका, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये लेके आना चाहते हैं। हम्म और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये होगा कि जो आपकी मास पॉपुलेशन है उसको ये कम करेंगे। हम्म एक टाइम आएगा जब ये एक्सटिंक्शन की तरफ जाएगा, ये पूरी जो ग्लोबल आपकी पॉपुलेशन है, ये एक्सटिंक्शन की तरफ भी जाएगी, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, और फिर उसके बाद जो है वो नए सिरे से वो जो भी इनकी हम्म प्लानिंग होती है, जो भी इनके रिचुअल्स वगैरह होते हैं, जो भी ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, तो वो फिर मंजरे आम पर आएंगी सारी चीज़ें, ऐसा कहते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड सुपरस्टिशंस और ब्लैक मैजिक एक्विजिशंस पर बात की। बहुत जल्द हॉरर पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।